1006। नीरक ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और तंज कसते हुए बोला, तुम्हारा घमंडी रवैया बिल्कुल वैशाली जैसा है। शिवम को थोड़ा अन्याय सा लगा। उसने तो वाकई में लो प्रोफाइल रखा था, फिर भी उसे घमंडी क्यों कहा जा रहा था? क्या तुम्हें यकीन है कि क्लियर हॉट पिल ठीक है? पवेलियन मास्टर ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मेरे लिए तो कोई भी पिल ज़्यादा फर्क नहीं डालती। पिल रिफाइन करने की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि तुम्हारा दैवीय संवेदन कितना मजबूत है, और इसके अलावा पिल रिफाइनिंग की स्किल भी। शिवम और चिंटू की ट्रेनिंग ने पहले ही उनकी दैवीय संवेदना को जबरदस्त रूप से ताकतवर बना दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। पहाड़ पर जाओ और खुद जड़ी बूटियां चुन लो, नीरक ने ठंडे लहजे में कहा। ये कहकर वो पलटकर बाहर चला गया। चलो, पवेलियन मास्टर ने शिवम से कहा। शिवम ने आभार जताते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वो तेज कदमों से घाटी से बाहर निकला और सीधा जड़ी बूटियों वाले पहाड़ की ओर बढ़ गया। पहाड़ जड़ी बूटियों से भरा हुआ था और वो सब बड़े जोश के साथ उग रही थीं। ये साफ था कि नीरक को कीमियागिरी का जुनून था और वो जड़ी बूटियों की खेती में भी उतना ही ध्यान देता था। शिवम ने क्लियर हॉट पिल के लिए जरूरी पिल फॉर्मूले के हिसाब से जड़ी बूटियां चुनी। किसी गलती से बचने के लिए शिवम ने अलग अलग इलाकों की जड़ी बूटियों की तुलना कई बार की ताकि औषधीय प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इस वजह से शिवम को और ज़्यादा वक्त लग गया। जब तक शिवम घाटी में वापस पहुंचा, नीरक पहले से ही तैयार था। क्या बात है, जड़ी बूटियां चुनने में इतना वक्त लगता है? नीरक ने हल्का सा मजाक उड़ाते हुए कहा। शिवम गुस्सा नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर से मुकाबला जो करना है, जाहिर है थोड़ी ज़्यादा तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। नीरक ने ठंडा सा हुम किया और बोला, जब जड़ी बूटियां ले ही आए हो तो वक्त बर्बाद मत करो। ये कहकर उसने जड़ी बूटियां लीं और पत्थर के कड़ाहे की ओर बढ़ गया। उसकी आंतरिक ऊर्जा हिली और कड़ाहे के अंदर की परतें टुकड़ों में दिखने लगीं। फिर नीरक ने हाथ हिलाया और सारे टुकड़े बाहर निकल गए। औषधीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए मैं हर पिल रिफाइनिंग के बाद कड़ाहे की एक परत तोड़ देता हूं ताकि जड़ी बूटियों का असर भाग न जाए और औषधीय प्रभाव पर फर्क न पड़े, नीरक ने उदासीन लहजे में कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने स्पेशल डिवाइन टूल से ड्रैगन की नक्काशी वाला कड़ाहा निकाला। जैसे ही नीरक ने ये कड़ाहा देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने ये कड़ाहा उसे दे दिया? नीरक ने गुस्से में कहा। पवेलियन मास्टर ने उदासीनता से कहा, तुम मुझसे हार गए थे, तो ये कड़ाहा मेरा हो गया। अब मैं इसे जिसे चाहूं दे सकती हूं, इसमें किसी का दखल नहीं। तुम? नीरक ने दांत पीसे। वो ठंडे लहजे में बोला, छोटे, मैं आखिरी वक्त पर एक शर्त जोड़ रहा हूं। बोलिए सीनियर, शिवम ने झुककर कहा। नीरक ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम हार गए तो ये कड़ाहा मुझे लौटा देना। ठीक है, शिवम ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। तो चलो शुरू करते हैं। नीरक ने और कुछ नहीं कहा। उसने जड़ी बूटियां कड़ाहे में डाला और फिर उसकी हथेली में बैंगनी रंग की आध्यात्मिक आग जल उठी। सचमुच बैंगनी आग है। शिवम ने इसे देखकर राहत की सांस ली। नीरक ने हाथ हिलाया और लपटें तुरंत पत्थर के कड़ाहे में जा गिरीं। उसके नियंत्रण में लपटें नाचने लगीं। नीरक का आध्यात्मिक आग पर नियंत्रण गजब का था। लपटें जड़ी बूटियों के हर हिस्से तक फैल गईं और औषधीय प्रभाव को पूरी तरह उभार दिया। शिवम ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने हथेली पलटी और उसी तरह की बैंगनी आग उसमें दिखाई दी। इसके बाद शिवम ने वही तरीका अपनाया और जड़ी बूटियों को रिफाइन करना शुरू किया। दोनों लपटों की वजह से पूरी घाटी का तापमान अचानक बढ़ गया। शिवम अपनी ताकतवर दैवीय संवेदना पर भरोसा करते हुए पूरी तरह पिल रिफाइनिंग पर ध्यान दे रहा था। छीला। तभी नीरक के कड़ाहे से एक आवाज आई। पत्थर के कड़ाहे में जड़ी बूटियां अपना रस छोड़ने लगीं। क्या तेज रफ्तार! ऐसी रफ्तार ने पवेलियन मास्टर को भी थोड़ा हैरान कर दिया। दूसरी तरफ शिवम की जड़ी बूटियां अभी अभी घुलना शुरू हुई थीं और रस की बारीक धाराएं अभी निकल रही थीं। हुम्फ! नीरक ने हल्का सा हंसा और जोर से चिल्लाया, जिससे पत्थर का कड़ाहा तुरंत धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। भीतर से घना धुआं फूट पड़ा। ये साफ था कि पिल बनने ही वाला था। रिफाइनिंग से लेकर पिल बनने तक नीरक को सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त लगा। क्या रफ्तार है! पवेलियन मास्टर चुपके से हैरान थी। हाँ, नीरक ने फिर से जोर से चिल्लाया। वो बैंगनी आग तुरंत पूरे पत्थर के कड़ाहे में फैल गई। कड़ाहे के भीतर से तुरंत धमाकों की आवाज़ें आईं। एक तेज औषधीय खुशबू हवा में फैल गई। इसके बाद नीरक ने आध्यात्मिक आग को समेट लिया और सीधा कड़ाहे के पास गया। उसने हाथ डाला और धीरे धीरे क्लियर हॉट पिल्स को निकालना शुरू किया। 1 पिल, 2 पिल, 3 पिल, कुल मिलाकर 18 क्लियर हॉट पिल्स। इतने कम वक्त में इतनी सारी पिल्स रिफाइन करना! इस पल में पवेलियन मास्टर भी हैरान रह गई। मुझे याद है, जब तुम और मैंने मुकाबला किया था तब तुमने सिर्फ 16 पिल्स बनाई थी, नीरक ने ठंडे लहजे में कहा। अब मैंने उससे भी कम वक्त में 18 पिल्स बना दी। क्या लगता है तुम्हारा शिष्य अब भी जीत सकता है?
पवेलियन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरक, लगता है तुमने इन सालों में एकांतवास बेकार नहीं किया। नीरक ने हंसकर कहा, बिल्कुल। तुम्हारे शिष्य की बात छोड़ो, शायद तुम भी अब मेरे सामने नहीं टिक पाओ। पवेलियन मास्टर ने कुछ नहीं कहा और बस शिवम को चुपचाप देखने लगी। इस पल में पवेलियन मास्टर को भी हल्की सी चिंता होने लगी थी। शिवम ने आंखें थोड़ी बंद की और नीरक को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। खुशकिस्मती से दोनों की तुलना पिल्स की संख्या में थी, न कि रफ्तार में, वरना शिवम बुरी तरह हार जाता। औषधीय कड़ाहे में गाढ़ा औषधीय रस धीरे धीरे आकार ले रहा था। शिवम के हाथ में बैंगनी आग भी फट पड़ी। आखिरकार पिल बनने वाला है, नीरक ने हल्का सा हंसते हुए कहा। लेकिन इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पिल्स ही बना पाएगा, जैसा नीरक ने कहा था। नीरक की तुलना में शिवम का तरीका वाकई में कहीं ज़्यादा कच्चा था। वैशाली, तुम हारने वाली हो, नीरक बार बार हंसते हुए बोला। बूम! तभी शिवम के औषधीय कड़ाहे के अंदर से भी धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। नीरक की नज़र तुरंत उस ओर गई। आखिरकार पिल बन गई, नीरक ने ठंडा सा हंसते हुए कहा और शिवम की ओर बढ़ गया। तभी शिवम ने अचानक हाथ हिलाया और बोला, सीनियर, ज़रा रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। ओह! नीरक ने औषधीय कड़ाहे की ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारे कड़ाहे में सिर्फ 9 क्लियर हॉट पिल्स हैं। इसके अलावा सिर्फ बचा हुआ कचरा है। क्या तुम वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, सीनियर, ज़रा रुकिए, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। ये कहकर शिवम ने आंखें बंद कर लीं। तुरंत ही उसकी बाहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये सुनहरी रोशनी शिवम का आकार लेने लगी। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और कड़ाहे के सामने पहुंच गया। अरे, दैवीय संवेदना! ये देखकर नीरक थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने देखा कि वो दैवीय संवेदना शिवम की हथेली के साथ मिल गई। ये कौन सी तकनीक है? ये दृश्य देखकर न सिर्फ नीरक बल्कि पवेलियन मास्टर भी हैरान रह गई। नीरक ने आंखें सिकोड़ी और बोला, इस लड़के की दैवीय संवेदना गजब की ताकतवर है। पिल रिफाइनिंग और दैवीय संवेदना एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उसकी तकनीक तुमसे कमजोर हो सकती है, लेकिन उसकी दैवीय संवेदना ज़्यादा तेज है, पवेलियन मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। तभी पवेलियन मास्टर को कुछ समझ आया। उसने अपनी सारी दैवीय संवेदना अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर ली ताकि आध्यात्मिक आग को कंट्रोल कर सके और पिल रिफाइन कर सके। पवेलियन मास्टर ने हैरानी से कहा। नीरक का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मुझे लगता है मैंने इस तकनीक के बारे में सुना है। इसे डिवाइन राइट हैंड कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये तकनीक दैवीय संवेदना को नुकसान पहुंचा सकती है, नीरक ने गंभीर स्वर में कहा। पवेलियन मास्टर ने हल्का सा भौहें सिकुड़ी और उनकी खूबसूरत आंखें शिवम पर टिक गईं। आध्यात्मिक आग की जलन के तहत शिवम की दैवीय संवेदना को भी हल्का सा नुकसान महसूस हुआ, लेकिन हाल ही में हुई आकाशीय विपदा की तुलना में ये नुकसान कुछ भी नहीं था। इसे लगभग नज़रअंदाज किया जा सकता था। तभी शिवम के हाथ में मौजूद आध्यात्मिक आग फिर से औषधीय कड़ाहे में गई। बचा हुआ औषधीय कचरा फिर से रस छोड़ने लगा। हा, ये देखकर नीरक जोर से हंस पड़ा। क्या ये लड़का बचे हुए कचरे से क्लियर हॉट पिल रिफाइन करना चाहता है? उसने जड़ी बूटियों से सिर्फ 9 पिल्स बनाई, इस कचरे से और कितनी पिल्स बना लेगा? वैशाली, तुम हारने वाली हो। पवेलियन मास्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नीरक सही था। क्या शिवम वाकई इस बचे हुए कचरे से 9 से ज़्यादा पिल्स बना सकता था? शिवम ने अपनी सारी दैवीय संवेदना अपने दाहिने हाथ में डाल दी और धीरे धीरे कचरे को रिफाइन करने लगा। कचरे से निकला औषधीय रस तेजी से सिकुड़ने लगा। तभी क्लियर हॉट पिल्स से भी औषधीय रस निकलने लगा। ये देखकर नीरक का चेहरा थोड़ा बदल गया। तथाकथित पिल्स की संख्या औषधीय प्रभाव के उपयोग के अनुपात पर निर्भर करती थी। शिवम ने सिर्फ 9 क्लियर हॉट पिल्स इसलिए बनाई क्योंकि औषधीय रस का उपयोग बहुत कम था। अब ये बर्बाद हुआ औषधीय रस क्लियर हॉट पिल्स से निकलने लगा। अभी मौका है। ये देखकर पवेलियन मास्टर खुश हो गई। वापस लो। तभी शिवम ने जोर से चिल्लाया। कड़ाहे से तुरंत चटकने की आवाज़ें आने लगीं। एक के बाद एक क्लियर हॉट पिल कड़ाहे में आकार लेने लगी। शिवम ने आध्यात्मिक आग को समेट लिया और कड़ाहे के सामने गया। उसने हाथ बढ़ाया और कड़ाहे से पिल्स निकालना शुरू किया। 1 पिल, 2 पिल, 3 पिल। सबकी नज़रें औषधीय कड़ाहे पर टिकी थीं। 16 पिल्स, 17 पिल्स, 18 पिल्स, 19 पिल्स, 20 पिल्स। शिवम के हाथ में 20 क्लियर हॉट पिल्स थीं। ये कैसे मुमकिन है? नीरक का चेहरा बुरी तरह बदल गया। 20 क्लियर हॉट पिल्स, उससे 2 ज़्यादा। ये देखकर पवेलियन मास्टर जोर से हंस पड़ी। नीरक, तुम हार गए, पवेलियन मास्टर ने उदासीनता से कहा। नीरक ने गहरे चेहरे के साथ शिवम को घूरा। छोटे, तुम में कुछ दम तो है। लंबे समय बाद नीरक ने गहरी सांस ली। शिवम ने झुककर कहा, सीनियर ने पत्थर का कड़ाहा इस्तेमाल किया और मैंने औषधीय कड़ाहा। मैंने तो बस कड़ाहे का फ़ायदा उठाया, मेरी तकनीक आपसे कहीं पीछे है। नीरक स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा।
छोटे, तुम वैशाली से कहीं ज्यादा पसंद आने वाले हो। शिवम ने हल्की झेप के साथ पवेलियन मास्टर की ओर देखा। पवेलियन मास्टर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? नीरज ने पूछा। ये सुनकर शिवम ने राहत की सांस ली। उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे सीनियर की मदद चाहिए रिकवरी स्पिरिट पिल रिफाइन करने में। रिकवरी स्पिरिट पिल, वो क्या है? नीरज ने जाहिर तौर पर इसके बारे में कभी नहीं सुना था। शिवम ने पिल का फॉर्मूला निकाला और नीरज को थमा दिया। नीरज ने इसे पढ़ने के बाद शिवम को हैरानी से देखा। तुम्हारा गोल्डन कोर खराब हो गया था। नीरज ने हैरानी से कहा। यानी तुमने अभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया? शिवम ने सिर खुजलाया और बोला, हाँ, ये सब मेरी नादानी की वजह से हुआ। मैंने घमंड में आकर जबरदस्ती मार्शल सेंट बनने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। जबरदस्ती मार्शल सेंट बनने की कोशिश? नीरज की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। न सिर्फ तुम्हारी कीमियागिरी की स्किल इतनी शानदार है, बल्कि तुम्हारी ताकत भी इतनी जबरदस्त है। नीरज को यकीन ही नहीं हो रहा था। वैशाली, तुमने ऐसा शिष्य कहाँ से ढूंढ लिया? मेरे लिए भी एक ढूंढो। नीरज ने हंसते हुए कहा। पवेलियन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, चलो जल्दी से पिल फॉर्मूला देखो। वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। पवेलियन मास्टर, तुमने भी तो पिल फॉर्मूला नहीं देखा? शिवम ने याद दिलाया। पवेलियन मास्टर ने बेबसी से सिर हिलाया। फिर दोनों ने वो पिल फॉर्मूला लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। शिवम के दिल का पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। उसने हल्की सी राहत की सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अब मैं आखिरकार मार्शल सेंट रियल में कदम रख सकता हूँ। शिवम ने आसपास के माहौल को देखा। ये जगह सुनसान थी और माहौल शानदार था। शायद यही मार्शल सेंट रियल में ब्रेक थ्रू करना सबसे समझदारी भरा फैसला था। लगभग 2 घंटे बाद नीरज और पवेलियन मास्टर एक साथ बाहर आए। कैसा रहा? शिवम ने जल्दी से पूछा। पवेलियन मास्टर ने कहा, यहाँ इंतजार करो, हम पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने जा रहे हैं। ठीक है। शिवम ने उत्साह से सिर हिलाया। दोनों ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत पहाड़ की ओर बढ़ गए। लगभग आधे घंटे बाद दोनों जड़ी बूटियां लेकर घाटी में लौट आए। तीनों औषधीय कड़ाहे के सामने गए और पवेलियन मास्टर ने याद दिलाया, स्पिरिट रिकवरी पिल की कीमियागरों के लिए बहुत सख्त जरूरतें हैं और आध्यात्मिक आग का नियंत्रण भी बहुत बारीक होना चाहिए, तो हम किसी भी हाल में नाकाम नहीं हो सकते। शिवम ने गहरी सांस ली और बोला, सीनियर्स, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। मेरे पास वैसे भी 3 हेवनली वैनिला हैं। ठीक है, फिर वक्त बर्बाद मत करो, शुरू करते हैं, नीरज ने कहा। शिवम पहले ही पिल फॉर्मूले से अच्छे से वाकिफ था। उसे दवा रिफाइन करने का तरीका भी बखूबी आता था। तीनों ड्रैगन की नक्काशी वाले औषधीय कड़ाहे के सामने एक साथ गए। तुम संभाल लो, नीरज ने शिवम की ओर देखा। शिवम ने आभार जताते हुए सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और सारी जड़ी बूटियां औषधीय कड़ाहे में डाल दीं। तीनों की हथेलियों में लगभग एक ही समय पर बैंगनी लपटें जल उठीं। लपटें 3 चमकीली बैंगनी किरणों की तरह कड़ाहे में गिरीं। किरणें तीनों के हाथों से जुड़ी थीं और तीनों ने मिलकर जड़ी बूटियों को रिफाइन करना शुरू किया। पिल फॉर्मूले की ज़रूरतों के हिसाब से हेवनली वैनिला को आखिरी में डालना था। स्पिरिट रिकवरी पिल को रिफाइन करने की प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी थी। इस दौरान आग का तापमान बार बार एडजस्ट करना पड़ता था और अलग अलग जड़ी बूटियां लगातार डालनी पड़ती थीं। जरा सी लापरवाही इस पिल को बर्बाद कर सकती थी। जैसे ही तीनों लपटें औषधीय कड़ाहे में उबलने लगी, शिवम को अचानक महसूस हुआ जैसे वो दूसरों की लपटों को भी महसूस कर सकता है। ये लपटें जैसे एक दूसरे में मिल गई हों, शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पवेलियन मास्टर ने कहा। हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है, नीरज ने आगे कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही वो हैरान थे, कड़ाहे में तीनों लपटों से एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने देखा कि तीनों लपटें तेजी से कड़ाहे में मिल रही थीं। पल भर में कड़ाहे में एक छोटा सा भंवर बन गया। सारी जड़ी बूटियां उसमें खींच ली गईं और पल भर में औषधीय रस में बदल गईं। ये क्या हो रहा है? शिवम ने जल्दी से पूछा। ज्ञानी पवेलियन मास्टर ने भी सिर हिलाया और बोली, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। भंवर अभी भी पागलपन से घूम रहा था। न सिर्फ जड़ी बूटियां, बल्कि तीनों लपटें भी उसी में खींची जा रही थीं। तभी कड़ाहे के अंदर जैसे तूफान उठ गया। तुरंत बाद तीनों लपटें जो एक दूसरे में मिली थीं, पूरी तरह एक हो गईं। ये तीनों बैंगनी लपटें, जो बैंगनी होनी चाहिए थीं, अब 7 रंगों की लपट में बदल गई थीं। और ये लपट जैसे तीनों के नियंत्रण में थी। 7 रंगों की लपट। शिवम ने आंखें चौड़ी करके कहा, क्या बैंगनी लपट को सबसे ऊंचा दर्जा नहीं माना जाता था? फिर ये 7 रंगों की लपट कैसे बन गई? क्या 3 बैंगनी आध्यात्मिक लपटें मिलकर इससे ऊंचे दर्जे की लपट बना सकती हैं? पवेलियन मास्टर ने अंदाजा लगाया। यानी स्पिरिट रिकवरी पिल को रिफाइन करने के लिए 3 बैंगनी आध्यात्मिक लपटों की जरूरत नहीं, बल्कि इस 7 रंगों की लपट की जरूरत है।
शिवम ने बात को आगे बढ़ाया। बिल्कुल मुमकिन है, नीरक ने सिर हिलाकर कहा। पवेलियन मास्टर ने नीरक की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने इन 7 रंगों की लपटों के बारे में सुना है? नहीं, नीरक ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, शिवम ने गंभीर स्वर में कहा। ये पिल फॉर्मूला नकली नहीं है, बस फॉर्मूले के निर्देशों का पालन करो। दोनों ने सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें हल्के से बंद करके पूरे ध्यान से लपटों को नियंत्रित करने लगे। 7 रंगों की लपट जाहिर तौर पर बैंगनी लपट से कहीं ज़्यादा तेज थी। ये न सिर्फ औषधीय रस को तेजी से घोल सकती थी, बल्कि जड़ी बूटियों के उपयोग को भी बहुत हद तक बढ़ा सकती थी। सारा औषधीय रस 7 रंगों की लपट में मिल गया और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। शिवम ने आध्यात्मिक आग को नियंत्रित किया और धुंध को सील कर दिया ताकि वो फैले नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया। इस दौरान शिवम लगातार जड़ी बूटियां डालता रहा। ये जड़ी बूटियां पहले औषधीय रस में बदलीं और फिर धुंध की बारीक धाराओं में। धुंध कड़ाहे में मिलती रही और आखिरकार एक बहुत ही अजीब रंग में बदल गई। ये रंग जैसे हरा था, लेकिन उसमें हल्का सा नीला भी झलक रहा था, और इन दोनों रंगों की गहराई में खून जैसा लाल रंग भी दिखाई दे रहा था। पिल फॉर्मूले के हिसाब से जैसे ही ये अजीब नज़ारा दिखे तब हेवनली वैनिला डालने का वक्त है, शिवम ने दोनों की ओर देखकर कहा। और हेवनली वैनिला डालने के बाद ये आखिरी कदम है, सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल। पवेलियन मास्टर और नीरक ने सिर हिलाया जैसे कह रहे हों कि वो तैयार हैं। शिवम ने गहरी सांस ली, हेवनली वैनिला निकाला और उसे धीरे से औषधीय कड़ाहे में डाल दिया। जैसे ही उसने इसे डाला, लपटें जैसे बेकाबू हो गईं और तुरंत उग्र हो उठीं। लपटों को अच्छे से कंट्रोल करो, शिवम ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। पवेलियन मास्टर और नीरक जाहिर तौर पर लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें हल्के से बंद की और लपटों को नियंत्रित करने पर ध्यान देना शुरू किया। औषधीय कड़ाहे में लपटें अभी भी बेहद उग्र थीं, जैसे वो औषधीय रस से बनी धुंध को जला देना चाहती हों। और ऐसी उग्र लपटें हेवनली वैनिला को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। हेवनली वैनिला वहीं पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? शिवम ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये हेवनली वैनिला वाकई इस लपट को झेल सकता है? पवेलियन मास्टर ने भी हैरानी से कहा। शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ीं, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। पिल फॉर्मूले में ऐसी स्थिति का जिक्र नहीं था जिसकी वजह से शिवम कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए तीनों ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप लपटों को नियंत्रित करते रहे और हेवनली वैनिला को देखते रहे। 10 मिनट बीत गए, लेकिन हेवनली वैनिला अभी भी टस से मज नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। अगर हेवनली वैनिला नहीं घुला तो पिल कभी आकार नहीं लेगी। सही बात है, नीरक ने भी कहा। लपटों की ताकत बढ़ाएं, पवेलियन मास्टर ने सुझाव दिया। शिवम चुप रहा, फिर उसने दांत पीसे और बोला, ठीक है, जैसा पवेलियन मास्टर कह रही हैं वैसा ही करते हैं। वैसे भी मेरे पास 2 और हेवनली वैनिला हैं। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लगभग एक ही समय पर उन्होंने लपटों की ताकत बढ़ा दी। लपटें तुरंत और भी उग्र हो गईं। सारी आंतरिक ऊर्जा लपटों की लपेट में जैसे फूलने लगी, लगभग कड़ाहे को फोड़ देने की कगार पर। और वो हेवनली वैनिला जो अब तक चुपचाप पड़ा था, आखिरकार हरकत में आया। बस यही, ये देखकर शिवम खुशी से उछल पड़ा। हेवनली वैनिला तेजी से सिकुड़ने लगा और उससे औषधीय रस की बूंदें निकलने लगीं। तीनों ने ध्यान भटकने नहीं दिया। उन्होंने लपटों की ताकत को उसी हालत में रखा। कुछ मिनट बाद हेवनली वैनिला का सारा औषधीय रस निकल आया। 7 रंगों की लपट की तपिश में औषधीय रस धुंध में बदलने लगा। धुंध पहले वाली आंतरिक ऊर्जा में मिल गई और पहले से अजीब रंग में अब गहरे हरे रंग की छींट जोड़ दी गई। हाँ, बिल्कुल यही, शिवम खुशी से चिल्लाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिल फॉर्मूले में लिखा था। अब बस पिल के बनने का इंतजार था। लपटों को नियंत्रित करते रहो, शिवम ने याद दिलाया। तीनों ने मिलकर 7 रंगों की लपट को कंट्रोल किया। हेवनली वैनिला का औषधीय रस पूरी तरह धुंध में बदल गया और उसमें मिल गया। शिवम ने दोनों की ओर देखा और बोला, अब हमें आध्यात्मिक आग की ताकत को और बढ़ाना है ताकि पिल बन सके। हाँ, दोनों ने एक साथ सहमति जताई। उन्होंने सावधानी से लपटों को कंट्रोल किया और धीरे धीरे ताकत बढ़ाई। जल्दी ही तीनों अपनी सीमा तक पहुंच गए। लपटें इतनी उग्र हो गईं कि जैसे औषधीय कड़ाहे में नाच रही हों। इतनी तेज आध्यात्मिक आग, भले ही वो टॉप कीमियागर थे, इस पल में वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उनकी ताकत लगभग चूस ली गई। बस थोड़ा और, शिवम ने दांत पीसते हुए जल्दी से कहा। बाकी दोनों ने कुछ नहीं कहा, डर था कि उनकी आंतरिक ऊर्जा बाहर ना निकल जाए। नीरक ने सिर उठाकर जोर से चिल्लाया और अपनी सारी ताकत आध्यात्मिक आग में डाल दी। शिवम और पवेलियन मास्टर ने भी ऐसा ही किया। इस लपट ने उनकी सारी ताकत लगभग खींच ली। खुशकिस्मती से मेहनत रंग लाए। कड़ाहे में मौजूद धुंध आखिरकार सिकुड़ने लगी। जल्दी
लपटे समेट लो। शिवम ने तुरंत याद दिलाया। ये पिल फॉर्मूले की जरूरत थी और शिवम इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय पर अपने हाथ खींच लिए। तीनों, जिनकी एकजुटता खत्म हो चुकी थी, अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गए। दूसरी तरफ औषधीय कड़ाहे में 7 रंगों की लपटें अभी भी धधक रही थीं। शिवम जल्दी से जमीन से उठा और कड़ाहे के सामने दौड़ा। उसकी आंखें उस लपट की गेंद पर टिकी थीं। 7 रंगों की लपटें रुक नहीं रही थीं, लेकिन उनका आकार धीरे धीरे कम हो रहा था। कड़ाहे में मौजूद धुंध धीरे धीरे आकार ले रही थी। पिल बनने वाली है, शिवम ने उत्साह से कहा। पवेलियन मास्टर ने भी हल्के से सिर हिलाया और बोली, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे इंतजार करो। शिवम ने आभार जताते हुए सिर हिलाया। वो कड़ाहे के सामने खड़ा था और उत्सुक आंखों से उस लपट की गेंद को देख रहा था। ये 7 रंगों की लपट बहुत मजबूत थी और पिल का आकार लेना बेहद धीमा था। आधा घंटा पलक झपकते बीत गया, लेकिन पिल अभी भी आकार नहीं ले पाई थी। हालांकि शिवम ने धैर्य नहीं खोया। उसका दिल उम्मीद से भरा था। पलक झपकते ही 1 और घंटा बीत गया। तीनों कड़ाहे के सामने खड़े थे और लगभग सोने ही वाले थे। यहाँ तक कि शिवम, जो बेहद उत्साहित था, उसका उत्साह भी अब आधा रह गया था। बैंग! तभी औषधीय कड़ाहे से अचानक जोर की आवाज आई। इस तेज आवाज ने तीनों को तुरंत तरोताजा कर दिया। शिवम ने जल्दी से कड़ाहे की ओर देखा और पाया कि लपट के बीच में एक पिल रखी थी। पिल बिल्कुल सादगी भरी दिख रही थी, बिल्कुल भी टॉप नॉच पिल जैसी नहीं। क्या ये है स्पिरिट रिकवरी पिल? शिवम बेहद उत्साहित था। उसने हाथ बढ़ाया और लपट की गेंद की ओर बढ़ा, पिल को निकालने की नीयत से। लेकिन जैसे ही उसने 7 रंगों की लपट को छुआ, उसकी उंगली से तेज दर्द की लहर दौड़ गई। हिस! शिवम ने तेजी से सांस ली और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। उसने हैरानी से देखा कि इस लपट ने उसकी उंगली की चमड़ी को जला दिया था। क्या ये लपट इतनी खतरनाक है? ये देखकर शिवम हैरान रह गया। उसे पता था कि उसकी मौजूदा शारीरिक ताकत के साथ सामान्य आध्यात्मिक आग भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। क्या हम तीनों की लपटों से बनी इस आग की ताकत भी बढ़ गई है? नीरक ने गंभीर स्वर में कहा। इस 7 रंगों की लपट का जिक्र कहीं न कहीं जरूर होगा। ये बैंगनी लपट से ऊपर है, पवेलियन मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मैं सहमत हूँ। ठीक है, आग से अंगारे मत निकालो, इंतजार करते हैं। पवेलियन मास्टर ने शिवम के कंधे पर थपथपाया। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, यही एक रास्ता है। वक्त मिनट दर मिनट बीतता गया। कड़ाहे में मौजूद लपटें धीरे धीरे गायब होने लगीं। जब 2/3 लपटें गायब हो गईं, तब जाकर 7 रंगों की लपटें पूरी तरह गायब हुईं। शिवम ने स्पिरिट रिकवरी पिल को पकड़ा और उत्साह से उसे देखने लगा। क्या ये है स्पिरिट रिकवरी पिल? ये छोटी सी गोली वाकई मेरे गोल्डन कोर को ठीक कर सकती है। शिवम को ये कुछ जादुई सा लगा। जो समस्या शिवम को इतने वक्त से परेशान कर रही थी, उसे इस छोटी सी गोली ने हल कर दिया। इसमें कुछ अजीब नहीं है। कई लोग जो बीमारी और दर्द से जूझ रहे हैं, उन्हें भी बस एक गोली चाहिए, पवेलियन मास्टर ने कहा। शिवम ने सहमति जताई। उसने पिल को सहलाया और फिर धीमे स्वर में बोला, आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये कहकर शिवम ने पवेलियन मास्टर और नीरक की ओर देखा, हाथ जोड़े और बोला, सीनियर्स, अब से मुझे आप दोनों की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। फिक्र मत करो, मैं यहाँ 30 साल से ज़्यादा समय से हूँ और यहाँ कभी कोई नहीं आया, नीरक ने कहा। ठीक है, फिर मैं निश्चिंत हूँ, शिवम ने अपने दिल के उत्साह को दबाया। उसने मुंह खोला और स्पिरिट रिकवरी पिल को अपने पेट में निगल लिया। जैसे ही पिल उसके पेट में गई, उसके डेंटियन में बेहद नर्म आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। ये ऊर्जा उसके डेंटियन में घूमती रही और आखिरकार उसके गोल्डन कोर पर जमा हो गई। ऊर्जा सर्जन की तरह शिवम के गोल्डन कोर की दरारों में घुस गई और धीरे धीरे उसके गोल्डन कोर को ठीक करने लगी। शिवम ने आंखें बंद की और अपने डेंटियन को सजाया। उसे हैरानी हुई कि उसका गोल्डन कोर वाकई ठीक हो रहा था। इतनी बड़ी दरार धीरे धीरे गायब होने लगी। स्पिरिट रिकवरी पिल, ये वाकई मेरे गोल्डन कोर को ठीक कर सकती है। इस पल में शिवम बेहद उत्साहित था। जब तक गोल्डन कोर ठीक हो जाता, वो आधिकारिक रूप से मार्शल सेंट की आकाशीय विपदा का स्वागत कर सकता था। शिवम जमीन पर सटकर बैठ गया। उसने सांस रोकी और अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्र किया, अपनी दैवीय संवेदना का इस्तेमाल करके इस थोड़ी सी ऊर्जा को नियंत्रित किया। गोल्डन कोर की मरम्मत की रफ्तार बेहद धीमी थी। इस रफ्तार से इसमें कम से कम 1 दिन और रात लगने वाली थी। शिवम जल्दबाजी में नहीं था। उसने इतना वक्त पहले ही बिता दिया था, तो 1 दिन और आधे दिन की क्या बात थी। पवेलियन मास्टर और नीरक पास में ही इंतजार कर रहे थे। खाली वक्त में दोनों को एक दूसरे से तकरार करने का मौका मिल गया। तुम्हारा ये शिष्य वाकई में कुछ दम रखता है। इतनी कम उम्र में ऐसी काबिलियत, नीरक ने उदासीन स्वर में कहा। पवेलियन मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल वो मेरा शिष्य नहीं है। वो बस मेरे डिवाइन कीमियागर पवेलियन का एक एल्डर है। नीरक ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था।
तुम ऐसा शिष्य कैसे ढूंढ सकती थीं? पवेलियन मास्टर ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे तकरार करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन ये शिवम तुम्हारे सपनों के प्रेमी जैसा थोड़ा सा लगता है, नीरज ने आधा मजाक और आधा गंभीरता से कहा। ये सुनते ही पवेलियन मास्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में नीरज को घूरा और उसकी आंखों में जैसे हल्का सा गुस्सा था। नीरज ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या तुमने उसकी पूरी जिंदगी रक्षा की और अब उसका जिक्र भी नहीं कर सकती? वो मेरा फैसला था, पवेलियन मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। नीरज ने हाथ हिलाया और बोला, वैसे मुझे लगता है ये लड़का उस जैसा थोड़ा सा दिखता है। पवेलियन मास्टर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि शिवम उसका बेटा है। नीरज स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। तभी तो तुम इतना ध्यान दे रही हो। वैसे ये लड़का तुम्हारा बेटा तो नहीं है ना? नीरज ने जोर से हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया और उसके स्वर में जैसे हल्की सी बेबसी थी। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, पास में ही शिवम के शरीर से एक चमकीली रोशनी फूट पड़ी। ये रोशनी उसके डेंटियन से उठी और सीधे उसकी बाहों के बीच पहुंच गई। नीरज और पवेलियन मास्टर ने जल्दी से पलटकर शिवम की ओर देखा। स्विश! तभी शिवम के शरीर से एक बेहद खतरनाक आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। शिवम ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से एक चमकीली रोशनी निकली। ये रोशनी पास की ओर बढ़ी और उसने पत्थर की दीवार को तोड़ दिया। पवेलियन मास्टर और नीरज ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जल्दी से शिवम की ओर बढ़े। कैसा महसूस हो रहा है? पवेलियन मास्टर ने पूछा। शिवम ने पवेलियन मास्टर की ओर देखा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, मेरा गोल्डन कोर ठीक हो गया। पवेलियन मास्टर ने तुरंत राहत की सांस ली। न सिर्फ ठीक हुआ, मुझे लगता है मेरी ताकत पहले से और बढ़ गई है, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा वाकई में और जोशीली हो गई थी। लगता है चिंटू और वैशाली सही थे। एक बार मार्शल सेंट बन गया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं दुनिया में अजेय हूँ, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम अब ब्रेक थ्रू करने की सोच रहे हो? पवेलियन मास्टर ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, जल्दी नहीं, मेरे पास अभी एक और चीज़ है। ये कहकर शिवम ने अपनी हथेली पलटी और एक पत्ता, जो लावा जैसा चमक रहा था, उसकी हथेली में आ गया। ये वो स्कारलेट फायर लीफ था जो उसने 100 स्पिरिट्स गैदरिंग में हासिल किया था। ये क्या है? नीरज ने हैरानी से पूछा। शिवम ने कहा, स्कारलेट फायर लीफ। ये दैवीय संवेदना की ताकत बढ़ा सकता है। मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी, पवेलियन मास्टर ने भी कहा। शिवम ने आंखें सिकुड़ीं। यहाँ तक कि पवेलियन मास्टर और नीरज को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। लगता था कि चिंटू झूठ नहीं बोल रहा था। इस चीज़ के बारे में शायद वही जानता था जो 1000 साल से ज़्यादा जी चुका हो। ये चिंटू, शिवम ने मन ही मन सोचा। उसे एक पल के लिए चिंटू की असलियत समझ नहीं आई। बेशक शिवम ने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने दोनों की ओर देखा और बोला, सीनियर्स, मुझे आप दोनों को फिर से परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया। शिवम ने आभार जताया। उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत स्कारलेट फायर लीफ को अपने सिर के ऊपर टांगा और उसे अवशोषित करना शुरू किया। स्कारलेट फायर लीफ उसके सिर के ऊपर जैसे पिघल रहा था। ऊर्जा की बारीक धाराएं स्कारलेट फायर लीफ से नीचे बह रही थीं और शिवम की दैवीय संवेदना के साथ मिल रही थीं। स्कारलेट फायर लीफ के असर से शिवम की दैवीय संवेदना धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसी वक्त जुल्फिकार पहले ही लोगों को लेकर हेवन गेट पहुंच चुका था। वो सीधा हॉल में घुसा और ठंडे स्वर में पूछा, शिवम कहाँ है? भोलू ने हैरानी से कहा, हमारा सैक्ट मास्टर कहीं काम से गया है। क्या बात है, सर? जुल्फिकार ने आंखें सिकुड़ीं। उसने अपनी दैवीय संवेदना छोड़ी और हेवन गेट का आधा हिस्सा ढक दिया, लेकिन उसे शिवम की मौजूदगी नहीं मिली। क्या शिवम ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जुल्फिकार ने भौहें उठाकर पूछा। क्या बताया? भोलू ने पूछा। जुल्फिकार ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारा हेवन गेट का सैक्ट मास्टर बस नाम का मास्टर है। मैंने कहा था कि मैं 3 दिन में हेवन गेट पर कब्जा कर लूंगा, और वो आखिरी वक्त पर भाग गया। भोलू ने भौहें सिकुड़ी और बोला, बकवास मत करो, हमारा सैक्ट मास्टर। बूम! भोलू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जुल्फिकार के शरीर से एक जबरदस्त आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। मार्शल सेंट की ताकत ने पूरे हॉल को भर दिया। एक पल के लिए हर कोई इस दबाव में कांपने लगा। भोलू एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जुल्फिकार ने ठंडे स्वर में कहा, आज से हेवन गेट मेरा है, जुल्फिकार का। अगर कोई नाखुश है तो आगे आए। चारों तरफ सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसा शिवम ने अंदाजा लगाया था, हेवन गेट में उसकी कोई नींव नहीं थी। शिष्यों के लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सैक्ट मास्टर कौन होगा। जुल्फिकार को भी नहीं लगा था कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। उसने ठंडा सा हंसते हुए कहा, अब से सब मेरे आदेश मानेंगे। जो न माने वो मरेगा। अगर वो शिवम लौट आए तो मुझे जरूर बताना। ...
ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली में उसके सिर के ऊपर टंगा स्कारलेट फायर लीफ धीरे धीरे गायब हो रहा था। शुरू में हथेली के आकार का, अब ये सिर्फ मूंगफली जितना छोटा रह गया था। शिवम की दैवीय संवेदना पहले ही आम लोगों से कहीं आगे है। अब भी वो अपनी दैवीय संवेदना की ताकत बढ़ा रहा है। नीरक ने शिवम की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा। पवेलियन मास्टर ने चुपके से कहा, वो बहुत मेहनती इंसान है। वो लंबे वक्त से दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से लड़ रहा है और हम सब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो मार्शल सेंट बनेगा। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, मुझे याद है आखिरी बार जिसने उनका खुलकर मुकाबला किया था वो रेहान था, नीरक ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, पवेलियन मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। नीरक को थोड़ा भावुक होने से नहीं रोक पाया। पलक झपकते इतना वक्त बीत गया था, नई पीढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी। तभी शिवम के सिर के ऊपर टंगा स्कारलेट फायर लीफ पूरी तरह उसमें समा गया। उसी पल शिवम की बाहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फट पड़ी। ये सुनहरी रोशनी तेजी से शिवम का आकार लेने लगी। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग से भरा था, जो इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली में बेहद चमकदार दिख रहा था। शिवम की दैवीय संवेदना और सघन हो गई थी। उसने जल्दबाजी में अपने मूल शरीर में लौटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो पास में ही कहीं बढ़ गया। उसकी दैवीय संवेदना और उसके मूल शरीर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। शुरू में 3 कदम और अब वो पूरे 10 कदम चल चुका था। इतना ही नहीं, उसकी दैवीय संवेदना का रुकने का कोई इरादा नहीं था। ये अपने मूल शरीर से इतनी दूर जा सकती है। पवेलियन मास्टर और नीरक हैरान रह गए। पता होना चाहिए कि मार्शल मार्क्विस के लिए दैवीय संवेदना को मूल शरीर से ज़्यादा दूर ले जाना मुश्किल था। इतनी ताकतवर दैवीय संवेदना, सचमुच नहीं पता कि मार्शल सेंट रियल में कदम रखने के बाद ये कैसा दृश्य होगा। पास में ही शिवम की दैवीय संवेदना 23 कदमों पर रुक गई। उसने बहुत मुश्किल से एक कदम और बढ़ाया, जैसे वो 24वां कदम लेना चाहता हो। दुख की बात थी, शिवम ने कितनी भी कोशिश की, वो 24वां कदम नहीं ले पाया। लगता है 23 कदम ही सीमा है, शिवम ने आह भरी। पास में ही पवेलियन मास्टर ने कहा, इस स्टेज पर 23 कदम तो छोड़ो, 3 कदम भी मुश्किल हैं। संतुष्ट न होने की बात मत करो। शिवम ने कसकर मुस्कुराया और आह भरी, हाँ, मुझे भी संतुष्ट होना चाहिए। ये कहकर उसकी दैवीय संवेदना वापस उसके मूल शरीर में लौट आई और उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। स्कारलेट फायर लीफ से जो सुधार हुआ वो वाकई गजब का है, नीरक ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे ये बस इत्तेफाक से मिला था। क्या अब हमें आकाशीय विद्या को आजमाना चाहिए? पवेलियन मास्टर ने पूछा। शिवम ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, हाँ, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। यही कर लेते हैं, हम दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे, नीरक ने कहा। शिवम ने कसकर मुस्कुराया, छोड़ो, अगर यहाँ किया तो शायद तुम्हारी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली को नष्ट कर दूं। इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना, नीरक ने हाथ हिलाकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, वाकई में इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं है। सीनियर, मेरे लिए कोई और जगह ढूंढ दो। नीरक ने और जोर नहीं दिया। उसने शिवम को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली से बाहर निकाला और दूसरी जगह ढूंढने की योजना बनाई। शिवम की सलाह पर नीरक उसे औषधीय खेत से बहुत दूर एक जगह ले गया। ये भी एक घाटी थी। नज़ारा खुशनुमा था और आसपास का माहौल और भी शांत था। यही कर लेते हैं, शिवम ने सहमति जताई। हालांकि शिवम का डेंटियन ठीक हो चुका था, फिर भी उसे हल्की सी चिंता थी। पिछली आकाशीय विद्या अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। शिवम ने ऐसी भव्यता पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे आप दोनों सीनियर्स को थोड़ा दूर रहने की तकलीफ देनी होगी, शिवम ने झुककर कहा। ये कहकर वो सटकर बैठ गया और मार्शल सेंट की दूसरी आकाशीय विद्या शुरू कर दी। उसकी दैवीय संवेदना की धाराएं फिर से उसके डेंटियन में उमड़ पड़ीं। उसी पल उसके डेंटियन में मौजूद गोल्डन कोर भी दैवीय संवेदना से मिल गया। जैसे ही दोनों मिले, मार्शल सेंट की आकाशीय विद्या फिर से उतर आए। काले बादलों की बड़ी बड़ी तहें उसके सिर के ऊपर दबाव डाल रही थीं। बेहद तेज दबाव ने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया। काले बादल शहर पर दबाव डाल रहे हैं और उसे नष्ट करना चाहते हैं। आसमान में घने काले बादलों को देखकर नीरक ने आह भरी। क्रैक! तभी एक आकाशीय विद्या उतरी और शिवम के शरीर पर जा टकराए। ऐसी आकाशीय विद्या देखकर नीरक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तभी तो इस लड़के ने हमें दूर रहने को कहा था। इस तरह की आकाशीय विद्या वाकई मेरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली को नष्ट कर देती। नीरक ने हैरानी से कहा, ये तो बस पहली आकाशीय विद्या थी, अगली विद्या शायद और भी खतरनाक होगी। चलो थोड़ा और दूर छिपते हैं। दोनों पीछे हटे और दूर से शिवम को देखने लगे। गोल्डन कोर ठीक होने के बाद शिवम को अब अपनी दैवीय संवेदना को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी सारी ऊर्जा आकाशीय विद्या का स्वागत करने में लगी थी। पिछले बार की तुलना में इस बार ये जाहिर तौर पर कहीं आसान था। शिवम ने आसानी से पहली 3 आकाशीय विपदाओं का सामना कर लिया। पलक झपकते ही चौथी आकाशीय विद्या आ गई।
तारांकन क्रैक तारांकन, वो आकाशीय बिजली जिसने शिवम को हराया था, काले बादलों में जमा हो रही थी। इस बार इसमें वक्त कम लगा। शिवम खड़ा हुआ, उसके शरीर के कपड़े टुकड़ों में बिखर चुके थे, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां नजर आ रही थीं। आ जा, इस बार मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। आकाशीय विपदा जैसे गुस्सा हो गई। एक जोरदार धमाके के साथ वो शिवम की ओर बढ़ी। जैसा पिछले बार था, इस बार भी जो कुछ इसके रास्ते में आया वो पल में राख हो गया। बड़े बड़े पत्थर और नदियां पल में वाश बन गए। शिवम ने आकाशीय विपदा को घूरा, उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फट पड़ी। उसकी आंखें दृढ़ता से भरी थीं। आकाशीय विपदा बेहद तेज रफ्तार से शिवम की ओर गिर रही थी। उसकी सनसनाहट ने दबाव की भावना को और बढ़ा दिया। आजा, जैसे ही आकाशीय विपदा गिरने वाली थी, शिवम ने गुस्से में दहाड़ मारी और उसका शरीर आसमान की ओर उछला। इस पल में सुनहरी रोशनी चरम पर फट पड़ी। बूम! सुनहरा और नीला रंग पल में टकरा गया। दोनों ताकतों ने एक जबरदस्त टक्कर बनाई। आसपास के पत्थर तुरंत टुकड़ों में बिखर गए। विशाल और प्रचंड ताकतें चारों ओर तेजी से फैल रही थीं। बुरा हुआ, जल्दी भागो, नीरज ने मन ही मन गाली दी और पवेलियन मास्टर को खींचकर वहां से भागा। इन दोनों ताकतों से बनी सदमे की लहरें चारों ओर फैल गईं। भले ही शिवम ने जानबूझकर औषधीय खेत से बहुत दूर की जगह चुनी थी, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वैली बच नहीं पाए। वो इस ताकत से सीधे नष्ट हो गई और औषधीय खेत की हरी भरी जड़ी बूटियां सीधे मुरझा गईं। मेरा औषधीय खेत, नीरज ने तुरंत आंखें चौड़ी कीं। ठीक है, मेरे साथ डिवाइन कीमियागर पवेलियन वापस चलो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी, पवेलियन मास्टर ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। दोनों ताकतें अभी भी लड़ रही थीं। शिवम के शरीर पर नीली नसें उभर आई थीं। उसकी सारी सुनहरी रोशनी उसकी मुट्ठी पर जमा हो गई। फिर एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ सुनहरी रोशनी अचानक बढ़ी और उसने नीली आकाशीय विपदा को सीधे तितर बितर कर दिया। शिवम जमीन पर गिरा, जोश में भरा हुआ। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, अब 4 और बाकी हैं। आ जाओ। शायद शिवम के घमंडी शब्दों ने आसमान को गुस्सा दिला दिया और काले बादल और घने हो गए। आकाशीय विपदा एक के बाद एक काले बादलों में बन रही थी, जैसे कोई शर्मीली लड़की अपनी टखने बाहर निकाल रही हो। बिजली की एक हल्की सी ताकत काले बादलों से रिस रही थी। हालांकि ये बिजली का टुकड़ा लंबे वक्त तक नहीं गिरी, बल्कि ये काले बादलों में छिपी रही और देर तक नहीं उतरी। क्या, किसका इंतजार कर रहे हो? शिवम ने काले बादलों की ओर इशारा करके चिल्लाया। उसकी आवाज़ खत्म भी नहीं हुई थी कि ये बिजली एक झटके से नीचे आ गिरी। वो रफ्तार इतनी तेज थी कि शिवम उसे साफ देख भी नहीं पाया और वो सीधे जमीन पर जा धमका। ये क्या बकवास! जैसे ही शिवम उठने वाला था, बिजली उसके शरीर पर फट पड़ी। पल में शिवम का मांस और खून चारों ओर उड़ गया और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। क्या बकवास, मजाक कर रहे हो? शिवम खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। उसका शरीर फिर से जुड़ने से पहले ही बाकी 3 बिजलियां एक साथ उतर आईं। क्या, 3 आकाशीय विपदाएं एक साथ? शिवम का चेहरा बुरी तरह बदल गया। बाकी 3 आकाशीय विपदाएं एक साथ आने वाली थीं, और ये तीनों विपदाएं जैसे एक दूसरे पर चढ़ रही थीं। शिवम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये कुछ ऐसा था जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ओह नहीं, शिवम ने मन ही मन सोचा कि बात बिगड़ गई। अपने अधूरे शरीर को देखकर शिवम के दिल में एक अशुभ आशंका जागी। रंबल! तीनों आकाशीय विपदाएं अभी भी चढ़ रही थीं, जैसे वो कभी भी गिर सकती हों। पास में ही पवेलियन मास्टर और नीरज के चेहरे भी अच्छे नहीं थे। इतने बड़े पैमाने की आकाशीय विपदा की एक हल्की सी लहर भी किसी की आत्मा को नष्ट कर सकती थी। इस लड़के की आकाशीय विपदा मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, नीरज ने हैरानी से कहा, जैसा कि उस इंसान का बेटा है। कच! जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, आकाशीय विपदा जोर से शिवम पर गिरी। आकाशीय विपदा! शिवम ने जोर से चिल्लाया। ऐसी हालत में उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आजा! शिवम ने अपने टूटे हुए शरीर को संभाला और दोनों हाथ उठाए। सुनहरी किरणें जोर से फट पड़ीं, जैसे वो इस आकाशीय विपदा को जबरदस्ती झेलना चाहता हो। बूम! आखिरकार आकाशीय विपदा ऊंचाई से शिवम के शरीर पर जोर से गिरी। पल में वो जगह बिजली का सागर बन गई। कई 100 मीटर के दायरे में सब कुछ नीला हो गया। पत्थर टूट गए, पेड़ टुकड़ों में बिखर गए और यहाँ तक कि नदी भी पल में वाश बन गई। आह! बिजली के सागर के बीच से शिवम की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। पवेलियन मास्टर और नीरज बिजली के सागर के बीच को घूर रहे थे, उनके चेहरों पर चिंता भरी थी। बस डटे रहो, पवेलियन मास्टर ने धीमे स्वर में कहा। हालांकि वो चिंतित थे, लेकिन वो किसी भी तरह मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की आकाशीय विपदा उनके शरीर के बर्दाश्त से बाहर थी। बिजली का सागर फैलता रहा और पलक झपकते ही ये करीब 1000 मीटर के दायरे में फैल गया, और बिजली के सागर के बीच से आने वाली आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
क्या वो ठीक होगा? नीरक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पवेलियन मास्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस बिजली के सागर को घूर रही थी। इतने बड़े पैमाने की आकाशीय विपदा का कोई भरोसा नहीं दे सकता था, और प्राचीन काल से कई लोग मार्शल सेंट की आकाशीय विपदा में मर चुके थे। मुझे पहले और तैयारी करनी चाहिए थी, पवेलियन मास्टर ने खुद को दोष देते हुए कहा। अगर उसने पहले शिवम के लिए कोई रक्षात्मक धर्मी उपकरण तैयार किया होता जो इस आकाशीय विपदा का सामना कर सके, तो उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। फिक्र मत करो, अगर वो इसे झेल गया तो उसकी ताकत कल्पना से परे होगी, नीरक ने उसे सांत्वना दी। पवेलियन मास्टर ने हल्की सी आह भरी और धीमे स्वर में बोली, बस यही रास्ता है। बिजली के सागर में शिवम का शरीर लगभग टुकड़ों में बिखर गया था। उसके शरीर का हर इंच मांस और हड्डी चटक रही थी। उसका शरीर नष्ट हो रहा था और फिर जुड़ रहा था, लेकिन जुड़ने से पहले ही वो फिर से टूट रहा था। ये प्रक्रिया बेहद लंबी थी और शिवम को जो दर्द सहना पड़ रहा था वो कहने की जरूरत नहीं थी। खुशकिस्मती से शिवम की दैवीय संवेदना काफी ताकतवर थी। इतने दर्द में भी वो अपनी चेतना बनाए रख पा रहा था और दर्द को सह रहा था। मैं कभी नहीं गिरूंगा, शिवम ने दांत पीसे और यहाँ तक कि उसके मुंह से भी नीली रोशनी की बारीक धाराएं निकल रही थीं। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन बिजली का सागर गायब होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। शिवम ने जबरदस्ती खुद को खड़ा किया। वो जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। बाहर की दुनिया में पवेलियन मास्टर और नीरक और भी हैरान थे। ये अभी तक रुका नहीं है, नीरक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या वाकई उसका कुछ बिगड़ गया? पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया और बोली, मुझे उसकी आंतरिक ऊर्जा महसूस हो रही है। इसका मतलब वो अभी जिंदा है। इतनी बड़ी आकाशीय विपदा को झेल लेना वाकई हैरान करने वाला है, नीरक ने धीमे स्वर में कहा। स्विश! तभी पास से एक आकृति अचानक तेजी से आए। कौन है? पवेलियन मास्टर और नीरक ने एक साथ उस ओर देखा। उन्होंने एक आदमी को आकाशीय विपदा की दिशा में ठंडे नजरों से देखते हुए पाया। मार्शल सेंट की आकाशीय विपदा, उस आदमी ने अपने आप से कहा। नीरक ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने नीरक की ओर देखा। अचानक उसने हाथ हिलाया और एक रोशनी की किरण तेजी से आए। ये खतरनाक ऊर्जा ने नीरक को सीधे उड़ा दिया। क्या ये वो इंसान है जो विपदा से गुजर रहा है? शिवम है? उस आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। पवेलियन मास्टर ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। वो इस आदमी की ताकत को भांप नहीं पा रही थी। ये इस बात का सबूत था कि उसकी ताकत उससे कहीं ऊपर थी। मार्शल सेंट! पवेलियन मास्टर ने मन ही मन सोचा कि बात बिगड़ रही है। फिर पवेलियन मास्टर आगे बढ़ी और हल्के से झुककर बोली, हमारा कोई इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। हम सिर्फ इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जो विपदा से गुजर रहा है वो शिवम है? उस आदमी ने पवेलियन मास्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जोर से चिल्लाया। पवेलियन मास्टर का चेहरा अच्छा नहीं था। उसके लहजे से ये आदमी जाहिर तौर पर शिवम के लिए आया था। नहीं, ये सोचकर पवेलियन मास्टर ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। उस आदमी का चेहरा बेहद ठंडा था। फिर उसने हाथ पीछे किए और पवेलियन मास्टर की दिशा में चलने लगा। स्विश! जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और पवेलियन मास्टर का माथा पकड़ लिया। फिर एक दैवीय संवेदना घुसी और जबरदस्ती उसकी आत्मा की खोज शुरू कर दी। पवेलियन मास्टर का चेहरा बेहद खराब था। वो छटपटाना चाहती थी, लेकिन पाया कि वो बिल्कुल छूट नहीं पा रही थी। हुम्फ! वाकई वो शिवम ही है, उस आदमी ने ठंडा सा हंसते हुए कहा और पवेलियन मास्टर को एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने बिजली के सागर की ओर देखा और हंसते हुए कहा, वाकई बिना मेहनत के यहाँ आ गया। यहाँ उससे मुलाकात हो गई। तुम आखिर हो कौन? पवेलियन मास्टर खड़ी हुई और उसके सामने खड़ी हो गई। इस आदमी ने भौहें उठाईं और ठंडा सा हंसते हुए कहा, एक तुच्छ कीड़ा पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा है। एक मकड़ी रथ को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या तुम मरना चाहती हो? पवेलियन मास्टर का चेहरा ठंडा था। उसने कहा, भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। हा हा हा! उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। डिवाइन कीमियागर पवेलियन की मास्टर, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हेवनली रिवर मिस्टिक रियल्म से मुस्तक हूँ। पवेलियन मास्टर की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और वो चुप रही। उसने न तो कभी हेवनली रिवर मिस्टिक रियल्म के बारे में सुना था, न ही कभी मुस्तक का नाम सुना था। लेकिन अब जब सारे मिस्टिक रियल्म शिवम को खत्म करना चाहते थे, उसे अब कोई हैरानी नहीं थी। फायर कंट्री में मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी जान कभी भी ले सकता हूँ, मुस्तक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। पवेलियन मास्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके पूरे शरीर से बैंगनी लपटें निकल रही थीं। मुस्तक ने जब ये चाल देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम सचमुच मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे रोक सकते हो? मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा?
मंडप स्वामी ने शांत भाव से जवाब दिया। मुस्तक का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क भी नहीं पता। इतना कहकर मुस्तक ने अपनी बड़ी हथेली लहराई और सीधे मंडप स्वामी की ओर झपटा। मंडप स्वामी ने भी देर नहीं की। उसके शरीर से बैंगनी ऊर्जा फूटी। वह ऊर्जा एक विशाल हथेली में बदल गई और मुस्तक की ओर बढ़ी। धड़ाम। लेकिन मार्शल मार्क्विस और मार्शल सेंट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मंडप स्वामी भला मुस्तक का मुकाबला कैसे कर सकता था। जैसे ही दोनों टकराए, बैंगनी रोशनी तुरंत बिखर गई। मंडप स्वामी का शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। मंडप स्वामी का चेहरा बदल गया। तुमने एक ही हथेली से मेरी रचना तोड़ दी। सचमुच मार्शल सेंट के लायक हो, मंडप स्वामी ने धीमी आवाज में कहा। मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है कि रॉय परिवार के गुप्त क्षेत्र का सुकृत तुम में दिलचस्पी रखता है। तुम्हें अक्षम करके उसे भेंट करना रॉय परिवार के लिए अच्छा सौदा होगा। ये कहकर मुस्तक आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली उठाई और मंडप स्वामी की बैंगनी ऊर्जा को धकेल दिया। मंडप स्वामी ने जल्दी से फिर से बैंगनी ऊर्जा को एकत्र किया और उसे हथेली के रूप में बदलकर मुस्तक पर दे मारा। धड़ाम। लेकिन ये बैंगनी ऊर्जा मुस्तक के सामने कुछ भी नहीं थी। टकराते ही वह बिखर गई। मुस्तक की हथेली बैंगनी ऊर्जा को भेद कर मंडप स्वामी के सीने पर जोर से लगी। पू। इस हथेली के प्रहार से मंडप स्वामी का शरीर पीछे उछल गया। उसने एक मुंह खून उगला और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। वह खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घाव का दर्द उसे खड़ा होने नहीं दे रहा था। तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क नहीं पता, मुस्तक ने ठंडे स्वर में तंज कसा। ये कहकर उसने मंडप स्वामी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और आकाशीय विपदा की ओर देखने लगा। तुम्हें मार्शल सेंट बनने देना वाकई मुश्किल काम है, मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा। खुशकिस्मती से मैं तुमसे मिल गया। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। मुस्तक ने अपना मुंह खोला और आकाशीय बिजली की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर जड़ हो गया और वह हिल नहीं पा रहा था। मुस्तक ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने नीचे देखा और पाया कि दो विशाल बैंगनी हथेलियों ने उसकी टांगों को जकड़ लिया था। थोड़ी दूर पर मंडप स्वामी अपनी पूरी ताकत लगाकर मुस्तक को पकड़े हुए थी। तुम मरने की राह पर हो। इससे मुस्तक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी हथेली से वार किया और उन बैंगनी हथेलियों को काट डाला। फिर मुस्तक की हथेली हिली और एक रोशनी ने मंडप स्वामी को उड़ा दिया। अगर तुमने फिर से मुझे रोका तो बिना दया के मार डालूंगा, मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा। मंडप स्वामी मुश्किल से खड़ी हुई। वह फिर से बैंगनी ऊर्जा को सक्रिय करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में अब ताकत बची ही नहीं थी। तुम रुको, मंडप स्वामी ने मुश्किल से कहा, लेकिन मुस्तक को इसकी परवाह कहाँ थी। वह बड़े कदमों से आकाशीय विपदा की ओर बढ़ गया। बच्चे, तुम मर चुके हो, मुस्तक ने पागलपन से हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसका पैर आकाशीय विपदा को छुआ, वह सीधा बिजली से चूर चूर हो गया। उसकी आधी टांग तुरंत राख में बदल गई। मुस्तक का चेहरा बदल गया। कितनी ताकतवर आकाशीय विपदा, मुस्तक ने आश्चर्य से कहा। उसने भौहें सिकोड़ी और उसका शरीर हिलने लगा। उसके शरीर से रोशनी की किरणें निकलने लगीं। ये किरणें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और आखिरकार कवच में बदल गईं। इस कवच की सुरक्षा के साथ मुस्तक ने फिर से आकाशीय विपदा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कवच ने आकाशीय विपदा को छुआ, वह फिर से टूट गया। इससे मुस्तक का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। इस दूसरे बेटे की आकाशीय विपदा इतनी खतरनाक है, मुस्तक ने हैरानी से कहा। यह जानना जरूरी है कि वह भी मार्शल सेंट की आकाशीय विपदा से गुजर चुका था और वह उसमें कामयाब भी हुआ था। लेकिन इस पल में शिवम की आकाशीय विपदा का सामना करते हुए उसे कोई प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी। अगर ये लड़का मार्शल सेंट बन गया तो न जाने कितना खतरनाक होगा, मुस्तक ने धीमी आवाज में कहा। ये सोचकर उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने हवा में अपने हाथ धीरे धीरे बंद किए। तब उसके हाथों के बीच एक विशाल तलवार बनने लगी। ये तलवार हवा में भव्य और शानदार थी। एक भयानक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। बच्चे, मैं तुम्हें कभी मार्शल सेंट नहीं बनने दूंगा, मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाया। उसके दोनों हाथ तुरंत हिल गए और उसने इस बिजली के समुद्र की ओर जोर से वार किया। एक भव्य ऊर्जा तुरंत इस आकाशीय विपदा की आंतरिक ऊर्जा में घुस गई। वह बिजली का समुद्र वाकई दो हिस्सों में कट गया। ये देखकर मंडप स्वामी का चेहरा बेहद खराब हो गया। मुस्तक ने आकाशीय विपदा के केंद्र की ओर ठंडी नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, यह फिर से जुड़ रहा है। वह बिजली का समुद्र, जो दो हिस्सों में कट गया था, लहरों की तरह चारों ओर लहराने लगा। लेकिन जल्द ही यह पानी की धारा की तरह फिर से एक हो गया। फिर से कोशिश करते हैं। अगर मैं इस बिजली की विपदा को नहीं तोड़ सकता तो भी तुम्हें मार सकता हूं, मुस्तक ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। ये कहकर उसने फिर से अपने हाथ बंद किए और वह विशाल तलवार फिर से बनने लगी। मर जाओ,
मुस्तक ने गुस्से में चिल्लाया और उसकी हथेली फिर से बिजली के समुद्र की ओर जोर से काटने लगी। स्वीश! बिजली का समुद्र फिर से दो हिस्सों में बंट गया। यह विशाल तलवार वाकई बिजली के समुद्र को भेद कर नीचे की ओर जोर से काट गई। धड़ाम! जमीन तुरंत हिलने लगी और पहाड़ कांपने लगे, चारों ओर धूल और धुआं उठने लगा। हालांकि बिजली का समुद्र फिर से बन गया, लेकिन उसके नीचे की जमीन पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने बिजली की विपदा को भेद दिया और तुम्हारी जान ले ली, मुस्तक ने बिजली के समुद्र की ओर देखते हुए हल्के स्वर में कहा। उसे यकीन था कि शिवम उसकी विशाल तलवार के नीचे मर चुका था। इसके बाद मुस्तक ने पलटकर मंडप स्वामी की ओर देखा। वह सीधे मंडप स्वामी के सामने पहुंचा और घमंड से बोला, दिव्य किमियागर मंडप की स्वामिनी, तुम अभी भी उतनी ही आकर्षक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि रॉय परिवार का वह लड़का तुम पर इतना फिदा है। उसने मंडप स्वामी के सुडौल शरीर को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुस्तक ने उदासीन स्वर में कहा। इसके बाद उसने एक हाथ से मंडप स्वामी को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। मंडप स्वामी छटपटाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। मुझे यकीन है कि रॉय परिवार इसके लिए अच्छा सौदा देगा, मुस्तक ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, उसे अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसकी पीठ में चाकू घोंप रहा हो। एक ठंडक तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह एहसास ऐसा था जैसे उसे कोई भयानक शेर घूर रहा हो। मुस्तक का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह जल्दी से पलटा। उसने देखा कि एक फटे हुए कपड़ों वाला युवक बिजली के समुद्र से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखें गहरी थीं। वह बिजली के समुद्र से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। शिवम, तुम मरे नहीं। मुस्तक का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पास ही खड़ा शिवम कुछ नहीं बोला। वह बस मुस्तक की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। तुम मार्शल सेंट बन गए? मुस्तक ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। इस पल में शिवम की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पूरे शरीर से एक ऐसी शांति निकल रही थी जैसे पानी, लेकिन इस शांति के भीतर एक तूफान छिपा था जो कभी भी असीम लहरें उठा सकता था। वह भय जो दिल की गहराई से निकल रहा था, मुस्तक को बेहद बेचैन कर रहा था। मंडप स्वामी के चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखी। वह उत्सुक थी। वह देखना चाहती थी कि मार्शल सेंट बनने के बाद शिवम कितना ताकतवर हो गया था। मुस्तक ने एक हाथ से मंडप स्वामी को पकड़ा और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। वह ठंडे स्वर में बोला, बच्चे, मैं अभी तुमसे नहीं लड़ना चाहता। मुझे जाने दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। ये कहते हुए मुस्तक ने मंडप स्वामी को पकड़े अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी। शिवम का चेहरा बेहद ठंडा था और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? शिवम ने धीरे धीरे मुस्तक की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। मुस्तक का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे मार डालूंगा? मेरे सामने तुम्हें अब मुझे धमकाने का कोई हक नहीं है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसके वाक्य पूरा होने से पहले मुस्तक को लगा कि उसके सामने हल्की हवा गुजरी। जब तक उसे होश आया, उसका दाहिना हाथ शिवम ने काट दिया था। इस बीच मंडप स्वामी को शिवम अपनी बाहों में ले चुका था। ये सब एक पल में हुआ। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। मुस्तक ने अपने कटे हुए हाथ को देखा और तीव्र दर्द ने उसे जकड़ लिया। लेकिन उसके शरीर का दर्द उसके दिल के डर की तुलना में कुछ भी नहीं था। दोनों ही मार्शल सेंट थे, फिर भी शिवम ने उसे पलक झपकते बचा लिया। ये दोनों की ताकत के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहा था। मंडप स्वामी, तुम ठीक हो? शिवम ने एक हाथ से मंडप स्वामी को पकड़कर शांत स्वर में पूछा। मंडप स्वामी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून बह रहा था। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी हथेली उठाई और उसे मंडप स्वामी के सीने पर रख दिया। एक गर्माहट तुरंत शिवम की हथेली से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। मंडप स्वामी को आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी इस पल में कुछ हद तक ठीक हो गई थी। मंडप स्वामी, मेरे लिए यहीं इंतजार करो, शिवम ने कहा। मंडप स्वामी ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि थी। थोड़ी दूर पर मुस्तक का चेहरा बदल गया। उसने इस मौके का फायदा उठाया और पलटकर भागने लगा, लेकिन वह कुछ ही कदम भागा था कि उसे एहसास हुआ कि सामने का स्थान पूरी तरह सील हो चुका था। पलटकर देखा तो शिवम एक हाथ से आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी उंगली घुमाई और वह स्थान पूरी तरह बंद हो गया। शारीरिक शरीर तो दूर, आत्मा भी वहां से नहीं भाग सकती थी। मुस्तक ने अपनी मुट्ठी कसी और पागलपन से सामने के स्थान पर वार किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह मुक्त नहीं हो सकता। इससे मुस्तक बेहद घबरा गया। वह पलटकर शिवम की ओर देखने लगा और चिल्लाया, बच्चे, मैं हेवनली रिवर मिस्टिक रियल्म का सदस्य हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो हेवनली रिवर मिस्टिक रियल्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हेवनली रिवर मिस्टिक रियल्म, मैं वहां जाकर देखूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा।
मुस्तक ने दांत पीसे और शिवम को घूरते हुए पागलपन से चिल्लाया, हम दोनों मार्शल सेंट हैं, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। सब कहते हैं कि तुम मार्शल सेंट रियल में अजय हो। आज मैं, मुस्तक, खुद देखना चाहता हूँ। ये कहकर मुस्तक ने अपनी बाँह लहराए और उसकी आस्तीन से रोशनी की किरणें शिवम की ओर बढ़ने लगीं। ये किरणें तूफान की तरह थीं और तड़तड़ाते हुए शिवम की ओर बमबारी करने लगीं। शिवम वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा और उन किरणों को अपने शरीर पर आने दिया। जब सारी किरणें शिवम के शरीर को छुईं, वे तुरंत पिघल गईं। ये दिखने में ताकतवर चाल शिवम के शरीर पर एक भी सफ़ेद निशान नहीं छोड़ पाए। ये देखकर मुस्तक का चेहरा बेहद खराब हो गया। ये कैसे संभव है? मुस्तक बेहद डर गया। हालांकि उसे एहसास था कि शिवम कोई साधारण मार्शल सेंट नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा होगा। लगता है अब मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, मुस्तक ने गहरी सांस ली। वह गुस्से से शिवम को घूरने लगा और धीरे धीरे अपने हाथ बंद करने लगा। वह विशाल तलवार फिर से उसके हाथों के बीच बनने लगी। ये तकनीक मुस्तक का आखिरी हथियार थी। यहाँ तक कि शिवम की आकाशीय विद्या भी इस तकनीक से 2 हिस्सों में कट गई थी। इसलिए मुस्तक को इस तकनीक पर बहुत भरोसा था। बच्चे, अब भी पछताने में देर नहीं हुई है, मुस्तक ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन शिवम ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्तक को ठंडी नज़रों से देखता रहा। उसकी आंखों में तिरस्कार था, जैसे वह किसी तुच्छ कीड़े को देख रहा हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो? इस नज़र ने मुस्तक को पूरी तरह भड़का दिया। वह गुस्से में बोला, बच्चे, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। गुस्से में चिल्लाने के बाद मुस्तक के हाथों में वह विशाल तलवार बन गई। उसके दोनों हाथ आसमान से नीचे आए और जोर से काटने लगे। वह विशाल तलवार एक भयंकर ऊर्जा के साथ शिवम की ओर बढ़ी। सावधान! मंडप स्वामी ने स्थिति देखकर तुरंत चिल्लाकर चेतावनी दी, लेकिन शिवम के चेहरे पर अभी भी तिरस्कार था। उसके चेहरे पर जरा भी हलचल नहीं थी। वह वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा, जैसे किसी उछलते जोकर को देख रहा हो। तुम मर चुके हो, मुस्तक ने चिल्लाया। वह विशाल तलवार शिवम के शरीर पर पड़ने ही वाली थी कि शिवम ने हल्के से अपना सिर झुका लिया। वह विशाल तलवार शिवम के चेहरे को छूती हुई उसके कंधे पर जा लगी। खन! एक तेज आवाज ने पूरी घाटी को हिला दिया। मुस्तक का चेहरा इस पल में बेहद खराब हो गया। शुरुआती डर से वह भय में और फिर भय से निराशा में बदल गया। वह विशाल तलवार शिवम के कंधे पर गिरी और शिवम के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई और कई मीटर तक धंस गई। लेकिन शिवम का शरीर जरा भी नहीं हिला। मुस्तक का आखिरी हथियार शिवम को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाया। ये कैसे संभव है? मुस्तक के माथे पर ठंडा पसीना था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये तलवार, जो आकाशीय विद्या को भी काट सकती थी, शिवम को जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाए। ये तुम्हारा आखिरी हथियार था? शिवम ने ठंडे स्वर में पूछा। मुस्तक पत्ते की तरह कांप रहा था और एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अगले ही पल शिवम ने अपनी उंगली उठाई और हल्के से तलवार पर टैप किया। वह तलवार तुरंत राख में बदल गई और गायब हो गई। तलवार पलक झपकते टूट गई। मुस्तक और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। थोड़ी दूर पर मंडप स्वामी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये लगभग अजेय तकनीक शिवम के सामने इतनी कमजोर थी। क्या यही वह शिवम था जो मार्शल सेंट रियल में कदम रख चुका था? सचमुच वह अपनी प्रतिष्ठा के लायक था। तुम्हारे पास कोई और तकनीक है? शिवम ने अपने पैर हिलाए और तुरंत मुस्तक के सामने पहुंच गया। मुस्तक पूरी तरह डर चुका था। प्लॉप की आवाज के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा, मैं गलत था, मुझे बख्श दो, मेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दो। मुस्तक की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बच्चे की तरह रो रहा था। कोई नहीं सोच सकता था कि एक अजेय मार्शल सेंट इस पल में इतना दीनहीन हो सकता है। शिवम ने मुस्तक को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। बस तुम मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बख्श दो, मुस्तक ने बेतहाशा गिड़गिड़ाया। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बस एक कीड़ा हो। तुम्हें मेरा गुलाम बनने की योग्यता भी नहीं है। ये कहकर शिवम ने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई और उसे मुस्तक के माथे पर रख दिया। पल में मुस्तक को लगा कि उसकी आत्मा को जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। उसकी आत्मा को शिवम ने एक सुनहरी रोशनी के साथ हवा में उठा लिया। नहीं, मुस्तक पागल की तरह चिल्लाया। लेकिन इस पल में शिवम में अब कोई दया नहीं थी। एक सुनहरी चमक के साथ उसने उस आत्मा को अपने शरीर में खींच लिया। मार्शल सेंट बन चुके शिवम को स्वर्ग निगलने की तकनीक की जरूरत भी नहीं पड़ी और उसने तुरंत मार्शल सेंट की आत्मा को अवशोषित कर लिया। हालांकि दोनों मार्शल सेंट थे, लेकिन उनके बीच का अंतर एक गहरी खाई की तरह था। मुस्तक को मारने के बाद शिवम का दिल जरा भी नहीं डगमगाया। यह ऐसा था जैसे उसने गलती से किसी कीड़े को कुचल दिया हो। शिवम ने मुस्तक की लाश को नजरअंदाज किया। वह पलटकर मंडप स्वामी के सामने लौट आया और शांत स्वर में बोला, मंडप स्वामी, तुमने बहुत कुछ सहा।
मंडप स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शिवम, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर हो। हाँ, शिवम ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मार्शल सेंट बनने के बाद मेरे पास इतनी ताकत होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर शिवम को मार्शल सेंट बनने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि शिवम के मार्शल सेंट बनने के बाद वह निचले आयाम के लिए एक बड़ा झटका था। अरे हाँ, सीनियर नीरज कहाँ हैं? इस पल में शिवम को अचानक कुछ याद आया। मंडप स्वामी ने जल्दी से कहा, उन्हें मुस्तक के एक हथेली के वार से उड़ा दिया गया था। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपनी दैवीय चेतना छोड़ी और जल्दी से नीरज की आकृति ढूंढ ली। अगले ही पल शिवम की आकृति गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद वह मंडप स्वामी के सामने लौट आया। वह अभी भी अपनी बाहों में बेहोश नीरज को पकड़े हुए था। शुक्र है वह मरे नहीं। मंडप स्वामी ने नीरज को देखा और सिर हिलाया। शिवम ने एक हाथ नीरज के शरीर पर रखा और आत्मिक ऊर्जा की धाराएं उसमें प्रवाहित होने लगीं। कुछ मिनट बाद नीरज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने इधर उधर देखा जैसे उसकी याददाश्त खो गई हो। क्या हुआ? नीरज ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। जब उसने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। वह मार्शल सेंट कहाँ है? वह तुम्हें मारना चाहता था, नीरज ने डर के साथ कहा। ठीक है, उसे शिवम ने पहले ही मार दिया, मंडप स्वामी ने माथे पर हाथ रखकर थोड़ी बेबसी के साथ कहा। नीरज हैरान रह गया। फिर उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, तुम मार्शल सेंट बन गए? हाँ, मैं खुशकिस्मती से कामयाब हो गया, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। नीरज ने राहत की सांस ली। यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें एक क्षण में नहीं देख पाया। मुझे नहीं पता कि मार्शल सेंट बनने के बाद तुम कितने ताकतवर हो गए हो, नीरज ने कुछ अफसोस के साथ कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सीनियर, भविष्य में कई मौके आएंगे। जब मैं दूसरा गुप्त क्षेत्र समतल कर दूंगा तो मैं तुम्हें वहां घूमने के लिए आमंत्रित करूंगा। उसके शब्द बेहद शांत थे, लेकिन इस शांति में छिपी अहंकार बेहद चौंकाने वाली थी। हालांकि इस पल में मंडप स्वामी को शिवम के शब्दों की सत्यता पर कोई शक नहीं था। सीनियर्स, मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो, शिवम ने हल्के से झुककर कहा। ये कहकर वह पलटकर आकाशीय विपदा के सामने वापस चला गया। वहां अभी भी बिजली का समुद्र था। भले ही शिवम ने आकाशीय विपदा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था, फिर भी वह गायब होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इस बिजली के समुद्र को देखते हुए शिवम का दिमाग हिला। उसका स्थानिक दैवीय उपकरण तुरंत चमकने लगा। शिवम ने वाकई इस बिजली के समुद्र को स्थानिक दैवीय उपकरण में समेट लिया। मंडप स्वामी और नीरज एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। क्या स्थानिक दैवीय उपकरण का इस तरह इस्तेमाल हो सकता है? नीरज को यह अविश्वसनीय लगा। शिवम पलटकर वापस आया और मुस्कुराते हुए बोला, साधारण स्थानिक दैवीय उपकरण से यह संभव नहीं है, लेकिन यह एक स्थानिक जेल है। एक स्थानिक जेल जो शीर्ष स्तर के सर्वोच्च प्राणी को कैद करने के लिए थी, स्वाभाविक रूप से इस बिजली के समुद्र को समेट सकती थी। शिवम, तुम इस बिजली के समुद्र को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? मंडप स्वामी ने पूछा। शिवम ने स्थानिक दैवीय उपकरण की ओर देखा और बोला, ये चीज एक बड़ा हथियार है। एक साधारण मार्शल सेंट भी इसे झेल नहीं पाएगा। जब मैं दूसरा गुप्त क्षेत्र पर हमला करूंगा तो ये जादुई असर दिखाएगा। साथ ही मैं इस बिजली के समुद्र का इस्तेमाल एक पर्वत रक्षा रचना बनाने के लिए करूंगा। मंडप स्वामी थोड़ा हैरान हुई। वह शिवम के अनोखे विचारों से हैरान थी। आगे तुम्हारा क्या प्लान है? दिल्ली वापस जाओगे? मंडप स्वामी ने पूछा। शिवम ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, नहीं, अभी समय नहीं आया है। मंडप स्वामी और नीरज ने एक दूसरे को देखा जैसे कुछ समझ नहीं आया। शिवम ने समझाया, मैं अब इंडिया के मार्शल दुनिया में बदनाम हो चुका हूं और मुझे एक कुख्यात इंडिया के रूप में जाना जाता है। मैं जो भी करूंगा लोग मुझे कोसेंगे, इसलिए अभी वापस जाने का समय नहीं है। साथ ही हमें दूसरा गुप्त क्षेत्र पर हमला करने के लिए कुछ और तैयारी करनी होगी। ये तैयारी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग द्वार की ओर इशारा कर रही थी। शिवम के लिए समृद्ध देश एक बेहद कीमती संसाधन था। वहां अनगिनत शीर्ष विशेषज्ञ एकत्र थे। अगर सभी को एकीकृत कर लिया जाए तो ये ताकत पूरी दुनिया में शीर्ष पर होगी। मैं सेना को लेकर दूसरा गुप्त क्षेत्र समतल करना चाहता हूं, शिवम।